सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में, जिस वीडियो में आपको आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के माध्यम से आपके नाम के साथ मिलते हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई जिज्ञासा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #AskLAM लिख के आपका सवाल पूछें। हो सकता है अगले संडे को आपका सवाल पिक हो जाए, आपका सवाल इस वीडियो में शामिल हो जाए। और दोस्तों, एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, इस संडे कमेंट बॉक्स में जिन सवालों को मैं पिक करता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, लेकिन कई सारे सवाल जो कमेंट है पीछे रह जाते हैं, वो सभी दोस्त नाराज भी होते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। उन सभी कमेंट्स को, जो कमेंट आप #AskLAM लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उनके लिए मैं अपना जो अनदर चैनल है लर्न अबाउट मेडिसिन सोर्स, उसमें प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें हर दिन एक कमेंट के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लगभग सभी जो आपके कमेंट है उस कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सभी कमेंट के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने उस चैनल को विजिट नहीं किया है, लर्न आउट मेडिसिन सोर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप दवाओं से जुड़ी हुई कई छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण बातें जान सके और आपके कमेंट के जवाब उस चैनल में भी देख सकें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं सबसे पहला कमेंट किसने भेजा और कमेंट में क्या लिखा है। आज का जो पहला कमेंट है वह भेजा है सिंगर बिट्टू बिहारी ने। यह लिखते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे बताइए कि जब किसी मरीज को ज़्यादा हकनी या दम फूलने पर मोनोसेफ 500 प्लस डेरिफाइलिन मिक्स करके देते हैं तो उसका मौत हो गया, मर चुका है, बट क्यों सर, प्लीज़। तो यह जो सवाल पूछना चाहते हैं वह यह है कि जो मोनोसेफ इंजेक्शन है, सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन, इसके साथ में डेरिफाइलिन को मिक्स करके एक मरीज को दिया गया, उस मरीज की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों? तो जैसा जब भी मैं किसी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का वीडियो बनाता हूं, तो आपको ये ज़रूर से बताता हूं, इस इंजेक्शन को जब भी किसी मरीज को लगाएं, उससे पहले मरीज को AST टेस्ट करें, सेंसिटिविटी टेस्ट करें, जिससे कि मरीज को पता चल सके वो इंजेक्शन लगाना सही है या नहीं है। यदि किसी मरीज को बिना AST किए कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप लगाते हैं जो पाउडर फॉर्म में, तो हो सकता है मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी हो या उससे एलर्जी हो, जिससे कि मरीज की मौत भी हो जाए। साथ ही जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं उन्हें किसी अन्य इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो इन दोनों बातों का जोर से ध्यान रखें। हो सकता है यहाँ पे इस मरीज को इन्हीं दोनों कारणों में से किसी एक कारण के कारण मृत्यु हुई हो हो सकता है कोई अन्य कारण भी हो, लेकिन यदि इन दोनों इंजेक्शन की बात करें तो यह कारण हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है वसीम अकरम ने। यह लिखते हैं, वे सर वेरी इंफॉर्मेशन देते हैं आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पर्सन ऑलरेडी हाइपरटेंशन तथा डायबिटिक है, उसको डायरिया हो चुका है, तो कैसे ट्रीट करें? रिप्लाई देना प्लीज। तो इनका सवाल है, यदि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या डायबिटीज का पेशेंट, उनको डायरिया होने पर क्या दवा दी जाती है? तो जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा एंटीबायोटिक मेडिसिन में, एंटी डायरियल मेडिसिन में, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया है मरीज में, तो इनमें जो बोतल चढ़ाते हैं उस समय इसका ध्यान रखना होता है। जो हाइपरटेंशन का मरीज है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसे कभी भी नॉर्मल सलाइन NS नहीं लगाया जाएगा, DNS उसे नहीं लगाया जाएगा। RL उसे लगा सकते हैं या D5% लगा सकते हैं, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज नहीं हो और जो फ्लूइड लॉस है वो भी रिकवर हो जाए। और जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, जिसको ब्लड शुगर है, तो उनमें जो RL है ये लगा सकते हैं, NS नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं, लेकिन जो डेक्सट्रोज की प्रिपरेशन है, D5, D25, DNS, इनमें से कोई भी नहीं लगाया जा सकता। और अदर जो ट्रीटमेंट है वो एज इट इज ही दिया जाएगा। और यदि आप डायरिया को रोकने के लिए पूरा ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो मैं पहले ही बनाए, ऊपर आई कार्ड पे तथा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, क्लिक करके इसके बारे में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है राकेश लाल यादव ने। यह लिखते हैं, सर प्लीज़ गिव मी आंसर द क्वेश्चन। सर मेरी उम्र 21 साल की है, 10 महीने से मेरे घुटने में दर्द रहता है और कट कट की आवाज़ सुनाई देता है। सर प्लीज़ ट्रीटमेंट बताइए। तो जो घुटने का दर्द है, इसके होने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है, व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है। तथा दूसरा कारण है, उस घुटने के जो जॉइंट है वहाँ पे किसी प्रकार का दबाव पड़ा है, जैसे वह दबाव लंबी दूरी पर दौड़ने पर हो सकता है या कोई भारी वजन उठाने पर भी हो सकता है। इन कारणों से समस्या होती है। यदि आपको कैल्शियम की कमी हुई है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा
आपको कैल्शियम तथा विटामिन D3 की टेबलेट दी जाएगी और यह टेबलेट कम से कम 2 से 3 महीने दी जाती है। और इसके साथ में आपको कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D3 है इसके सेचेट दिए जाएंगे जो हफ्ते में एक बार लेने होते हैं, इससे कि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और जो दर्द तथा सूजन है इसको ठीक करने के लिए पेन किलर टेबलेट्स दी जाती है, जिसमें इटोरिकोक्सिब बहुत ही ज़्यादा दी जाती है और सूजन को कम करने के लिए साथ में विटामिन C भी दी जा सकती है। तो इस तरह से जो घुटने का दर्द है उसको डॉक्टर द्वारा ठीक किया जाता है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यह भेजा है फार्मेसी स्टूडेंट ने। यह लिखते हैं, सर पैर लेग के तलवे में जलन है, कोई मेडिसिन बताइए, क्रीम बताइए। तो पाँव में जो जलन होती है, हाथों में जलन होती है, यह मुख्यतः होती है हमारे शरीर में विटामिन के इम्बैलेंस के कारण, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण। साथ ही फोलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होती है हमारे हाथ पाँव में जलन होती है। तो इस समय यदि व्यक्ति को बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट तथा साथ में फोलिक एसिड टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है तो उस समय मरीज को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो आप भी बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट या फोलिक एसिड टेबलेट दिन में 2 बार 10 से 15 दिन ले, आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर इससे भी अच्छा फ़ायदा नहीं हो तो फिर अपने डॉक्टर से मिले। और पाँव तली में तथा हथेली में जो जलन होती है इसके पूरे ट्रीटमेंट के लिए मैं पहले वीडियो बनाया है। यदि अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तथा ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है, दोनों जगह पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण उसमें पा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है मोहसिन त्यागी ने। यह लिखते हैं, सर कुछ दिनों से मेरी वाइफ को 7 से 8 दिनों के बाद पीरियड्स हो रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए। तो यह जो पीरियड्स का पोस्टपोन होना है, आगे बढ़ना है, डिस्टर्ब होना है, यह मेनली होता है महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। यह हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है महिला ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट लेना शुरू किया हो, इस कारण से हो गया हो, या महिला में ज़्यादा स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो। और महिला में अगर हीमोग्लोबिन की भी कमी है, खून की भी कमी है, तो उनमें यह समस्या हो सकती है। इसी कारण से पूरी बात जाने बगैर कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट देना सही नहीं रहता है। आप अपने नज़दीकी अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें, उन्हें पूरी बात बताकर अपना ट्रीटमेंट लें। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है और नू अलम ने। यह लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर प्लीज़ बताइए कि ट्राइएम्सिनोलोन तथा मेथिल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन में से किसका रिजल्ट बेस्ट है और सेफ है, पेशेंट को कितने दिनों तक और कितनी बार लगा सकते हैं। तो यह दोनों ही इंजेक्शन मेनली जो यूज़ लिए जाते हैं और जिसके बारे में आपका पूछने का पर्पज़ है वह है घुटने के दर्द में डायरेक्ट घुटनों के बीच में लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों ही इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर द्वारा ही प्रयोग लिए जाते हैं, डॉक्टर द्वारा ही लगाए जाते हैं। यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो इसका प्रयोग नहीं लें, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। और इन दोनों में से बेहतरीन इंजेक्शन की बात की जाए तो दोनों ही अपनी जगह पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले रहा है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। और अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है तो डॉक्टर ट्राइएम्सिनोलोन भी यूज़ करते हैं। तो किसका रिजल्ट बेटर है ये पेशेंट पे निर्भर करता है। और फिर से एक बार इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो नहीं करें, मरीज को नुकसान कर सकता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है अर्जुन पटेल ने। यह लिखते हैं, सर मासिक धर्म में होने वाली अनियमितता का पूरा सफल इलाज कैसे करें। तो मासिक धर्म में जो अनियमितताएं होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है, जैसा अभी हमने पिछले कमेंट में बात की थी, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती है, कुछ मेडिसिन लेने के कारण हो सकती है तथा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकती है। यहाँ पर जो डॉक्टर द्वारा सामान्यतः ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें महिला को नॉर्थ ईस्टरोन जो टेबलेट है, जो रेजिस्ट्रॉन टेबलेट से के नाम से मेडिकल स्टॉप मिलती है, इसे लगातार 21 दिन तक दिया जाता है जिससे कि बीच में महिला को पीरियड नहीं आए। कोई कोई डॉक्टर माला एन या माला डी टेबलेट भी देते हैं। यह देकर उनका जो पीरियड है प्रत्येक 21 दिन के बाद में रेगुलर किया जाता है। साथ ही आयरन की टेबलेट भी उन्हें दी जाती है जिससे कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है उन्हें भी दूर किया जा सके। और यह ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट अलग हो सकता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है विनय गुप्ता ने। यह लिखते हैं, सर मुझे ये बताइए कि चिकन पॉक्स होने के बाद होने वाली चेहरे पर दाग धब्बे या ब्लैक स्पॉट को कैसे हटाएं। तो यह सवाल मुझे कई बार पूछा गया है, इसका जवाब भी मैंने दिया है। जो चिकन पॉक्स के निशान हो जाते हैं, ब्लैक कलर के निशान होते हैं, सामान्यतः समय निकलने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द चिकन पॉक्स यदि इसको आप ढंग से केयर नहीं करते, ये फूट जाते हैं, तो उसका निशान हटाना काफ़ी मुश्किल होता है।
फिर भी यदि किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स के डार्क कलर के पैचेस हो गए, डार्क कलर के धब्बे हो गए, तो उसकी जगह पर वहाँ पर आप क्लोबेटासोल क्रीम या मोमेटासोन क्रीम, दोनों में से कोई भी एक स्टेरॉइड क्रीम है वह लगा सकते हैं। ये स्किन की कलर को लाइट करता है। इससे सामान्यतः देखा गया है कि जो किसी भी प्रकार के ब्लैक स्पॉट है वह हट जाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो तो फिर अपने स्किन डॉक्टर से आप संपर्क करें। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है सुख साहब यादव ने। यह लिखते हैं, सर आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन 100 ml NS में डिजोल्व करके कितने टाइम में चढ़ाना देना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, डोज, साइड इफेक्ट सभी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपने एक पूरे वीडियो की डिटेल के बारे में पूछ लिया है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपने पूछी है, इसको डिजोल्व करके कितने समय में चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का पूरा वीडियो मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी, डोज, साइड इफेक्ट कैसे लगाते हैं सभी जान सकते हैं। इस इंजेक्शन को जब आप 100 ml NS में डिजोल्व करते हैं तो इसको लगाने के लिए कम से कम आपको 1 घंटे से लगाकर 2 घंटे का समय लगना चाहिए। वो पेशेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर है। पेशेंट को लगाने पर नोजिया, वोमिटिंग को नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको और भी स्लो लगाया जाता है। तो यह इंजेक्शन भी पेशेंट टू पेशेंट अलग लगता है। सामान्यतः 1 से 2 घंटे लगना आवश्यक है और पूरी डिटेल इसको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है पूर्ण मिश्रा ने। यह लिखते हैं, सर शुगर कितने टाइप के होते हैं, एक वीडियो बनाई। तो इसका कोई बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। शुगर जो है, जिसे हम डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, यह 2 प्रकार की होती है। पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ तथा दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है, यह व्यक्ति को जन्म से ही होती है। जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म के कुछ समय बाद में उसकी पेनक्रियाज या तो काम करना बंद कर देती है या काम करना कम कर देती है। जब उसके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने लग जाता है उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और जब यह स्थिति एडल्ट होने के बाद में या ओल्ड एज में होती है तो उस समय से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह आपके सवाल का जवाब था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह भेजा है आंसू टियोटिया ने। यह लिखते हैं, सर हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, RBC काउंट इंक्रीज कैसे करें, प्लीज़ बढ़ाए। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए सभी को पता है, आप भी ये जानते होंगे, आयरन की प्रिपरेशन हमें लेनी होती है। जब भी आयरन प्रिपरेशन हमारी बॉडी में जाएगी तब अपना आप हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और RBC भी बढ़ जाएगी। हाँ, RBC का बढ़ना कई बार अलग ट्रीटमेंट देने से होता है, लेकिन जनरली ये देखा गया जब हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो RBC में भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आप आयरन की टेबलेट जैसे फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस फ्यूमरेट, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मतलब आयरन की कोई भी प्रिपरेशन आप लेते हैं तो उसको लेने से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो आपको डेक्सोरेंज सबसे अच्छी दवा मिल जाती है। इसके अलावा आर्बिटोन मिल जाती है, लिवोजन मिल जाती है। कोई भी टेबलेट लेकर या इन सभी की सिरप भी अवेलेबल है, यह लेकर आप अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है प्रभजोत सिद्धू ने। यह लिखते हैं, सर मुझे हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, बिस्तर से उठ नहीं जाता, प्लीज़ कोई सप्लीमेंट जाकर मेडिसिन बताइए। तो यहाँ पे आपने हड्डियों के दर्द के बारे में पूछा है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने किसी भी प्रकार की आपकी एज का मेंशन नहीं किया है, क्या आपकी एज है और किस प्रकार की समस्या आपको है, यह सिर्फ डायग्नोसिस के कारण ही पता चल सकता है। फिर भी जो सामान्यतः हड्डियों के दर्द में तथा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें कैल्शियम की टेबलेट ही दी जाएगी, चाहे आपको ये कितनी ही सामान्य क्यों नहीं लगती हो। कैल्शियम तथा विटामिन D3 की जो टेबलेट है यह हड्डियों के किसी प्रकार के दर्द को मजबूती प्रदान करने में प्रयोग लाई जाती है और दर्द को ठीक करने के लिए इटोरिकोक्सिब टेबलेट दी जा सकती है तथा एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल का सेरिसोपेप्टिडेज भी दी जा सकती है। कोई गोटा स्वेलिंग अगर है जॉइंट में वह भी ठीक हो जाती है। तो यह ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर से मिलने के बाद में ही आपको मिल सकता है। तो अपने डॉक्टर से मिलें और कोशिश करें अगली बार आप पूछे तो अपने कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछें, कोई यूनिक सा सवाल पूछे जिससे कि मैं आपका कमेंट पिक कर सकूं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है ज्योति उपाध्याय ने। यह लिखते हैं, सर नाक से ब्लड क्यों आता है, प्लीज़ आप इसका ट्रीटमेंट बताइए। तो नाक में से खून बहने का कारण जो मुख्य रूप से होता है, नाक की जो कैपिलरीज है, जो छोटी छोटी नसें, यह पंचर हो जाती है, फूट जाती है, जिस कारण से नाक में से खून बहने लग जाता है। यह किसी बीमारी के कारण हो सकता है या किसी चोट के कारण हो सकता है और किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी के रहने के कारण यह समस्या हो जाती है।
इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए तो आपको ईएनटी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी में जो डॉक्टर द्वारा दवा दी जाती है जो नाक के ब्लड को रोकती है वह होती है बोट्रोक्लोट ड्रॉप तथा सॉल्यूशन, इसे कहते हैं नेजल ड्रॉप आती है। यह नाक में अगर डाली जाए तो तुरंत ही एक बार जो नाक में ब्लड आ रहा है वह रुक जाता है। लेकिन इसको यूज करते समय एक बात ध्यान रखनी, यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के कारण हेड इंजरी हुई हो और नाक में से ब्लड आ रहा हो तो उस समय इस ड्रॉप का प्रयोग नहीं करें। सामान्य तो नाक में से ब्लड आता है उसमें इसका प्रयोग लिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कमेंट एक साथ ही ले लिए हैं जिनमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कमेंट है शिवांग फार्मेसी का। यह लिखते हैं, सर ऐसा कोई मरीज जिसका बीपी बढ़ा रहता है और हमें उससे किसी देने की ज़रूरत हो तो कौन सी ड्रिप लगा सकते हैं जैसे उससे परेशानी ना हो, जैसे RL, DNS तथा NS। और इसी सिमिलर सवाल पूछा है शंकर लेखावत ने। यह लिखते हैं, सर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में आई फ्लूइड कौन सा देना चाहिए। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बताया था, जो नॉर्मल सलाइन है यह मुख्य रूप से नहीं दिया जाता और DNS इनमें नहीं दिया जाएगा। RL अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ तो उन्हें लगाया जाता है, और कोई मरीज है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे सिर्फ डेक्सट्रोज की प्रिपरेशन जो D5, D25 है वह लगाई जाती है। इसके अलावा कोई दूसरा इन्फ्यूज़न नहीं लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है अमेजिंग सोर्स ने। यह लिखते हैं, बच्चे को हरी तथा फटी फटी सी स्टूल दिन में 4 से 5 बार करता है, ऐसे में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो बच्चों में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट खुद से नहीं देना है, डॉक्टर को बताना है, बाद में ही ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि बच्चे किस मेडिसिन से सेंसिटिव है, कौन सी मेडिसिन उनको रिएक्शन करती है हमें नहीं पता है, डॉक्टर उसके अनुसार उनको दवा देते हैं। फिर भी जो लूज मोशन में जो आपने पूछा है, इस तरह की अगर स्टूल बच्चे को आ रही है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। उस समय इस प्रकार की जो दस्त लग रही है यह बच्चे का पेट खराब होने के कारण हो सकती है, तो ज़्यादा ट्रीटमेंट इसमें देने डॉक्टर द्वारा नहीं दिया जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह होता है स्पोरोलेक सेचेट, जो पाउडर होते हैं जिसे आप लैक्टिक एसिड बेसिलस के नाम से भी जानते हैं। यह उन्हें मुख्य रूप से दिया जाता है, और इससे अगर फ़ायदा नहीं होता है तो एंटीबायोटिक के तौर में ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल सिरप भी बच्चे को दी जाती है। अब कितनी दी जाती है वह सिर्फ बच्चे की एज पे ही डिपेंड करती है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है रमेश मणिकपुर ने। यह लिखते हैं, सर नमस्ते, मेरा नाम रमेश मणिकपुर है, मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ। मेरा सवाल है, कोई टाइफाइड का फीवर में किसी भी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो गया हो तो दूसरे किसी बीमारी में यह एंटीबायोटिक चलेगा क्या, बताना। यह सवाल इन्होंने बहुत ही अच्छा पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर बीमारी में एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो रेसिस्टेंट हो गई है तो क्या दूसरी बीमारी में काम करेगी। तो जो दवा का रेसिस्टेंट होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा नहीं होता है, वह रेसिस्टेंट डेवलप करता है बैक्टीरिया। तो जैसे कि इन्होंने बताया टाइफाइड, तो इसमें जो टाइफी बैक्टीरिया है यह दवा के प्रति अपना रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है, और अगर बीमारी होगी तो अदर बैक्टीरिया के कारण होगी, तो उसमें वह पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जरूर से काम करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया चेंज हो गए ना कि बॉडी ने रेसिस्टेंट डेवलप किया है। यदि बॉडी रेसिस्टेंट डेवलप कर लेती है तो उस स्थिति में यह एंटीबायोटिक हमारे शरीर में बिल्कुल ही काम नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है हाइड्रेक्स डेंजर ने। यह लिखते हैं, सर टेबलेट के ऊपर IP और USP लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो जो टेबलेट पे IP तथा USP लिखा होता है, इसमें IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया तथा USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यहाँ पे जो फार्माकोपिया है यह दवाओं की एक पूरी किताब है, इसे मेडिसिन का एक ग्रंथ भी आप कह सकते हो। इसमें सभी प्रकार की मेडिसिन की हर प्रकार की डिटेल दे रखी होती है। अब इंडियन फार्माकोपिया में इंडिया में किस तरह से दवाइयों को बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना होता है, उसको किस तरह से रखा जाता है, जो रिसर्च इंडिया में हुई है उसके अनुसार जो दवाइयाँ हैं उसके आगे IP इंडियन फार्माकोपिया लिखा जाएगा। और जो USP लिखा है यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में जो रिसर्च हुए हैं, जो दवाएं उनके द्वारा लिखी गई है उसके आगे USP लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले तथा लास्ट कमेंट की तरफ। यह भेजा है अमर वर्मा ने। यह लिखते हैं, आई एम फ्रॉम म्यांमार, पिछले 7 मंथ से आपका वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। सर जो पेशेंट है किडनी की ऑपरेशन हुआ है तो वो सिडनाफिल या डेपोक्सिटिन का यूज कर सकता है क्या। रिप्लाई, थैंक यू, जय हिंद।
यहाँ पे अमर वर्मा जी पूछ रहे हैं, यदि किसी पेशेंट को किडनी का ऑपरेशन हुआ है किसी प्रकार का, तो सिडेनाफिल और डेपोक्सिटिन ये जो टेबलेट है यह ले सकते हैं। तो किडनी के ऑपरेशन के बाद में आप किसी भी प्रकार की एक मेडिसिन लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अब ऑपरेशन आपको किस चीज़ का हुआ है, अगर किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो सामान्य सा ऑपरेशन, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और यदि किडनी में किसी प्रकार डैमेज है, किडनी का कोई पार्ट खराब हो गया है, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद में ही किसी भी प्रकार की टेबलेट का सेवन लें। और जो आपने सिडेनाफिल डेपोक्सिटिन के पूछा है, तो इसके बारे में भी जो आपके यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जिन्होंने किडनी का ऑपरेशन किया है, सिर्फ उन्हीं से पूछे, अदर डॉक्टर इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो यह थे आज के कुछ कमेंट्स के जवाब। क्या इन जवाबों से आप सेटिस्फाइड है? क्या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली? मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। और आप यदि अपने कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे #AskLAM लिखकर अपना सवाल पूछें। हो सकता है अगले संडे को आपका कमेंट भी पिक हो जाए। और जिन जिन कमेंट को मैंने पिक नहीं किया है, जिन्होंने आपने सवाल पूछा है, तो उन सभी कमेंट को मैं जो अनदर चैनल है लर्न अबाउट मेडिसिन शॉर्ट्स, उसमें कल शाम 4 बजे से प्रत्येक डे एक वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। तो उसमें आप अपने सवाल का जवाब देख पाएंगे। तो उस चैनल पे विजिट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चैनल का नाम है लर्न अबाउट मेडिसिन शॉर्ट्स। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।